आपके दृष्टिकोण में देश अभी भी आज़ाद है या गुलाम है? देखो, इसको मैं क्लियर शब्दों में कहूँ तो देश तो वैसे आज़ाद है कागजों के अंदर। काम 100 करोड़ में करना था, वो अगर 80 करोड़ में करेगा तो फिर वो कैसा काम करेगा? जब उसको शासन दे रहे हैं तो हम पैसों के बिना नहीं दे रहे हैं। हम भी कहते हैं कि हमारे लिए वो गाड़ियाँ लाए, हम प्रचार में घूमे, सब कुछ इतना करते हैं। अब वो जब पैसा खर्च करेगा तो डबल वसूल अपने से ही करेगा। एक बार का भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो किसान रियल में अनाज उगाता है वो पैसे कम कमाता है और वही जो ठेकेदार है वो मंडी वाला वो उससे ज़्यादा पैसे बनाता है। ले लें, सबसे आगे बैठ के जो राजनीति करता होगा वो बड़ा ठेकेदार ही होगा, या उसके पीछे बड़ा ठेकेदार होगा, या ठेकेदार का रिश्तेदार होगा। वो जो चाहे तो हमने देखा कि बहुत बार बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के, लेकिन कितने हद तक ये सही है कि हाँ इलेक्शन के अंदर ये घोटाला हो सकता है या नहीं हो सकता? लेकिन आज के समय में हमें कोई कानूनी काम करवाना है तो ये या फिर हमारे पास में पैसे होने चाहिए या हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि आपका एक आध काम पकड़ से हो सकता है। पकड़ कैसा हो, या तो आप संगठन में लगे हुए हो या पर्दे के पीछे राजनीति करने वाला व्यक्ति आपका खास बना हुआ है। आपके हिसाब से जब हम राजनीति में जो चुनाव होते हैं हमें कैसे एक राजनेता को चुनना चाहिए? नमस्कार, एशियन सत्या की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में युवा किसान नेता श्री माधु सिंह जी हमारे साथ में विराजमान हैं। चलिए आज इनके परिचय से इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। परिचय के नाम पर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। मैं सिरोही जिले के छोटे से गांव में जन्मा हूँ, गांव का नाम है बावली। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव से शुरू हुई, जहाँ मैं कक्षा 6 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद 1-2 क्लास में जेला पढ़ा, तो सिरोही जिले का ही एक गांव है छोटा सा जेला, पंचायत हेडक्वार्टर है। उसके बाद मैंने 9th भिनमाल से की, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं अपने व्यवसाय के लिए बाहर चला गया और महाराष्ट्र की ओर लगभग 10 साल गुजारे। और बड़ी बात यह है कि उसके बाद फिर मैंने ओपन के रूप में पढ़ाई की, कक्षा 10 और कक्षा 12। तो ये तो मेरा अभी तक का परिचय था। मैं राजपूत समाज से आता हूँ। हमारा छोटा सा गांव है और वर्तमान में अभी मेरा निवास सिरोही के अंदर है, जहाँ आप बैठे हैं, हम साथ में बैठे हैं। ये मेरा नॉर्मल परिचय है। और अभी मैं फ़िलहाल राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कई पार्टियों के साथ में समर्थन में, लेकिन विशेषकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया, और अब मैं पार्टी से भी दूर हूँ और वर्तमान में जनता के हितों के लिए जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ अपना काम करते हैं। ऐसा मेरा परिचय है। और आपका राजनीति परिचय क्या हो सकता है, जो आपने राजनीतिक दल में कैसे आपने अपना कदम रखा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। राजनीति एक ऐसा विषय है कि मैं पहले अपने घर की आजीविका चलाने, क्योंकि कम उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैं अपना घर चलाने के लिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की ओर चला गया। और उसके बाद वापस मैं जब सिरोही आया तो यहाँ मेरी राजनीति में सबसे पहले यहाँ कांग्रेस के विधायक, अभी तो हम प्रतिद्वंदी हैं लेकिन पहले वो कांग्रेस से ही थे, संयम जी लोढ़ा के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे धीरे धीरे राजनीति की ओर वो लेके गए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कभी कांग्रेस में रहा नहीं, इसलिए मैं कांग्रेस कभी ज्वाइन नहीं की। लेकिन उनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता था। लेकिन धीरे धीरे किसी कारणों से मतभेद हुए, और फिर मेरा तय करना ज़रूरी था उस समय कि मुझे किस दिशा में जाना है, किस विचारधारा के साथ जाना है। दल कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, दल की काम करने की क्षमता क्या है, दल के काम करने का तरीका क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसके अनुरूप मुझे भारतीय जनता पार्टी ठीक लगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। और मैंने भारतीय जनता पार्टी में लगभग 6-7 साल बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद कोई इशू हुआ और उसमें हम निष्कासित हो गए। फिर भी हम, देखो, नेता या सामाजिक कार्यकर्ता किसी पार्टी के साथ जुड़ने से ही नेता का भविष्य चलेगा ऐसा होता नहीं।
वास्तविक राजनीति ये है कि नेता का मतलब होता है जनता की आवाज़ को सही दिशा में जाके रखना, या जनता की भावनाओं को समझकर उसके अनुरूप उसके लिए व्यवस्था करवाना। ये नेता की परिभाषा होती है। नेता का मतलब ये नहीं होता कतई कि आप सत्ता में आए, पावर में आए, पावर में आके ही सब कुछ करें। अगर छोटा सा गांव है और वहाँ पर भी छोटी सी समस्या एक गली की है, और एक गली में भी अगर पानी की समस्या और उसके समाधान के लिए कोई लड़ता है और कोई सही दिशा में काम करता है, तो वो उस गली का नेता बन जाता है। नेता की परिभाषा ये नहीं होता कि एमएलए ही बने, सरपंच ही बने, एमपी बने, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मेरा राजनीतिक परिचय है। सोशल मीडिया की राजनीति और वास्तविक राजनीति के अंदर की मतभेद के बारे में कुछ बताइए। आपने सही कहा कि राजनीति के अंदर कई पहलू होते हैं। एक राजनीति ऐसी होती है जो सामने से दिखती है कि ये हमारे मंत्री जी हैं, ये हमारे एमएलए हैं, ये हमारे एमपी हैं। एक राजनीति ऐसी है जो पर्दे के पीछे से चलती है, जो राजनीति में न तो कभी मीटिंग में आते, न कभी भाग लेते, दूर दूर राजनीति के नज़दीक नहीं रहते, लेकिन उनके इशारों पे काम होते हैं। और राजनीति का भी दृष्टिकोण बार बार बदलता रहता है। तो राजनीति, सोशल मीडिया वाली जो राजनीति है, वो वर्तमान में आदमी को खड़ा होने के लिए सोशल मीडिया ज़रूरी हो गया। पहले राजनीति में आने के लिए व्यक्ति को अपने से बड़े नेता या अपने से वरिष्ठ नेता के साथ में भ्रमण करने पड़ते थे, प्रवास करने पड़ते थे, गांव-गांव के अंदर जाकर, गांव में जाकर अपने लिए अपना आदमी खड़ा करना प्रत्येक गांव से, फिर वो व्यक्ति अपने लिए काम करता है हर गांव में। तो ऐसे हर गांव में अपनी टीम बनती है। अब वो काम थोड़ा आसान इसलिए हो गया क्योंकि पहले क्या होता था, व्यवस्थाएं नहीं थी, न फ़ोन की व्यवस्था थी, न सोशल मीडिया की व्यवस्थाएं थी। तो आपको टीम बना के फिर उनको प्रवास करके उनको बुलाना कोई एक गांव में, और उनके साथ ये बातें शेयर करना कि हम इस तरीके से हमारी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो वो एक वास्तविक राजनीति उस समय थी। और सोशल मीडिया की राजनीति में ये हो गया कि आपका मैसेज, आज आप अगर कोई जनरल बैठक भी करते हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने लोगों के पास चली जाती है, भले वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो। तो सोशल मीडिया से थोड़ी राजनीति आसान हो गई है और फास्ट भी हो गई है। मतलब पहले दिल्ली का मैसेज गांव में आने में 15 दिन लगते थे, आज दिल्ली का मैसेज गांव में आने में 1 घंटा लगता है। तो इतना बदलाव राजनीति में आया है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कई नुकसान भी हुए हैं। कई जगह राजनीति का नुकसान भी हो रहा है। जैसे आप सीधे सीधे तौर पे इस बात को समझ सकते हो कि पहले कोई व्यक्ति एक आम सभा में बैठे ऐसे नॉर्मल वे में कोई शब्द बोल भी देता था तो उसको इतना इशू नहीं बनाया जाता। लेकिन सोशल मीडिया में आपका शब्द रिकॉर्ड हो जाता है, और अगर रिकॉर्ड हो गया और उसमें आपका कोई शब्द गलत है तो उसका बड़ा इशू बन जाता है। तो राजनीति दोनों ही तरीके की होती है, लेकिन किसी में नुकसान है तो किसी में फ़ायदा है, तो वो चलता रहता है। ऐसा राजनीतिक फ़र्क है। दूसरी बात, राजनीति, वास्तविक राजनीति के अंदर आपको देखें तो कई नेता लोग आपको वादा करते हैं। देखो, राजनीति के अंदर वादा सबसे पहले है, उसके बाद काम की अपेक्षा होती है अपने को। 2 नेता होंगे, अपेक्षा वादा करेंगे, फिर अपनी अपेक्षाएं जहाँ मजबूत होगी कि वो आदमी हमारा काम कर सकता है तो हम उसके साथ जुड़ के उसके लिए काम करते हैं। और राजनीति में सिर्फ वोट देना ही राजनीति नहीं होती। 10 लोगों को इकट्ठा करके एक जगह सामूहिक रूप से वोट दिलवाना, ये भी राजनीति का हिस्सा होता है। तो ये राजनीति जिस प्रकार से आपने कहा कि वास्तविक राजनीति तो पर्दे के पीछे कैसे होती है, पर्दे के पीछे की राजनीति में ये होता है कि नेता और जनता, उसके बीच में वादे होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बैठा हुआ आदमी नहीं चाहता कि वादे के अनुरूप काम हो। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जनता के हित का काम होता है लेकिन नेता या मंत्री कर नहीं पाता। वो पर्दे के पीछे की राजनीति का हिस्सा होता है। जवाई बांध का पानी सिवनी में आने की कितनी संभावना है? जवाई बांध का पानी सिवनी में आ सकता है, लेकिन आने की संभावना कम इसलिए क्योंकि हाइट ज़्यादा है। शिवगंज की हाइट कम है, तो शिवगंज में पानी आ रहा है। शिवगंज तक शुरू, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन लगभग आ जाएगा। कनेक्शन देना शुरू है। लेकिन सिरोही में पानी अगर आता है तो हमारे लिए 32 नाला जो सिरोही के अंदर ही बन रहा है,
माउंट आबू का पानी जो गुजरात में जा रहा है उसको रोक कर सिरोही में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिरोही का विकास दौर आप कैसा मानते हो? वैसे विकास तो अभी देखो नेताओं को करना है, मैं तो दोनों पार्टियों से दूर हूँ, जो करते हैं। लेकिन अपना तो अभी कैसा है, विकास का आपको कभी न कभी मौका मिलेगा उटाराम जी से भी मिलने का, कभी न कभी लुम्बाराम जी से, तो उनसे आप सवाल करोगे तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी होती है और वो उसमें आपको अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब मैं अभी इस स्तर तक नहीं हूँ, मैं स्तर मेरा इतना है कि मैं लोकल में जनता की जो समस्या है, लोगों की जो समस्या है, उसको कैसे हेडक्वार्टर तक लाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाएं। कई बार समस्या का समाधान होता है, कई बार नहीं होता है, हम चलते हैं, लिख सकते हैं। आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो राजनीतिक में एक किसान मोर्चे से आपको जोड़ा जाता है, तो आपको उस समय में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है अभी तक? राजनीति के अंदर अलग अलग भाग होते हैं। वैसे राजनीति के भी दो हिस्से हैं। एक राजनीति ऐसी है जो पद और प्रतिष्ठा के साथ में होती है, जिसकी कलम काम करती है। एक राजनीति ऐसी होती है जो संगठन के अंदर रहकर राजनीति करते हैं। तो दोनों का काम ये होता है कि संगठन नेता को तैयार करने का काम करता है, और नेता जो होता है वो जनता के काम करके अपने दल को मजबूत करने का काम करता है। दोनों अलग अलग दिशा में काम करते हैं। मैं अभी तक काम जो किया हूँ संगठन का काम किया हूँ। मुझे कभी जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर मिला ही नहीं, और उसमें कई बाधाएं भी हैं, क्योंकि मैं उसमें अयोग्य भी हूँ। छोटे स्तर पर जैसे पंचायती राज के अंदर सरपंच में बन नहीं सकता, प्रधान में बन नहीं सकता, प्रमुख में बन नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे देश की ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर मैं अयोग्य हूँ। और दूसरी जगह कभी मौका मिला नहीं, और बहुत अपने यहाँ आप देखोगे तो जिस परिप्रेक्ष्य में अगर अपन सोचा तो उसमें जाना संभव नहीं है। पर मैं संगठन में काम करता हूँ, तो संगठन के अनुरूप मेरे से जो बनता है, जनता के हितों के लिए काम करना पड़ता है। और संगठन में रहने वाला आदमी सिर्फ जनता की आवाज़ बन सकता है, कलम चलाकर काम नहीं कर सकता। लेकिन ये भी हम गर्व है हमें कि हम कम से कम जनता की बात को हमारे नेताओं के सामने और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी बात आपने बात का कही है, उसी के अंदर एक बात कह देता हूँ, क्योंकि आपको शायद वो सवाल करने का अवसर मिला नहीं मिला, आपके दिमाग में आया नहीं आया। पहले राजनीति होती थी वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति का दृष्टिकोण धीरे 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 बदल रहा है। क्योंकि ये शब्द मुझे शायद नहीं कहने चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे और हो सकता है आपके जीवन में आपको इसका बहुत बड़ा अनुभव होगा और आप इस बात को याद करेंगे जीवन में कभी। काम प्रशासनिक लोग करते हैं, राजनेता सिर्फ मैनेजमेंट होता है, योजनाएं बनाने का काम सरकार का होता है। और पूरे प्रदेश को, चाहे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति होती है, वो देश के लिए काम करते हैं। जो लोकसभा होती है, तो विधानसभा में सरकार बनाते हैं, जिसका बहुमत होता है उनकी सरकार होती है। उस सरकार का काम होता है कि हम कैसे कैसे जनता को, पैसे तो जनता के होते हैं, आपके मेरे और किसी लोगों के, व्यापारियों के वगैरह टैक्स के पैसे होते हैं। फिर रेवेन्यू जनरेट होती है, कोई माइनिंग से आती है, कोई अपने रेवेन्यू ज़मीन डिपार्टमेंट से आती है। अलग अलग जो सरकारी विभाग बने हुए हैं वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती है। उस रेवेन्यू को जैसे जैसे जिस जिस क्षेत्र में ज़रूरत है उसको बजट बनाकर अलग अलग हिस्सों में उसको भेजा जाता है। लेकिन समस्या यहाँ है कि दृष्टिकोण इसलिए बदला है कि पहले व्यक्ति को छोटा सा काम भी करना था तो वो किसी भी अधिकारी के पास में जाके इसलिए करवा सकता था कि ट्रांसपेरेंसी वैसे पहले क्लियर थी। और अब क्या हो गया है, पैसों वाला, देखो ये शब्द मैं बोल रहा हूँ बहुत कठोर शब्द है, पैसों का मामला आ गया। आजकल न्याय भी पैसों से मिल रहा है, तो गरीब आदमी तो जीत ही नहीं सकता। छोटा सा काम करवाना है, आपका वीडियो देखेंगे तो कोई अधिकारी को बुरा भी लग सकता है,
लेकिन प्रत्येक काम अगर पैसे से होगा तो फिर कमज़ोर आदमी अपना काम कैसे करवाएगा। जनहित में बिल्कुल गलत है। ये जो मैंने कहा है हो सकता है आपको इतना समझ में नहीं आओ, लेकिन बहुत कठोर शब्द है कि अगर आप पैसे लेके काम करोगे, न्याय भी पैसों से मिलता है। आज आपको किसी ने माथाफोड़ी कर ली और आप मुकदमा करवा दिए, अब मुकदमा जीतने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना है, आप सत्य हो फिर भी, तो ये लोकतंत्र का कमज़ोर होना दर्शाता है। और लोकतंत्र कमज़ोर होता है तो फिर देश खतरे में पड़ता है, क्योंकि विद्रोह वहीं खड़ा होता है जहाँ लोकतंत्र कमज़ोर होता है। और लोकतंत्र कमज़ोर होने का कारण मात्र एक है, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार फिलहाल में मतलब बहुत बढ़ गया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप कोई काम करवा के देखो, प्रत्येक काम के लिए पैसे, आप मुकदमा दर्ज करवाओगे उससे पहले पैसे लग रहे हैं, तो न्याय तक पैसे चाहिए। फिर गरीब आदमी कैसे तो मुकदमा दर्ज करवाएगा और कैसे न्याय, या तो फिर वो शोषण सहन करेगा, प्रताड़ना, किसी ने पीटा है तो पीटा है, फिर और सेट करेगा, और थोड़ा आगे चलेगा, और कोई पीटेगा और सहन करेगा। और अगर कोई कमज़ोर नहीं है और मजबूत है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, वो हमला करेगा, वो हमला करेगा, उसमें आगे वाले की जान भी जा सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अहिंसा। फिर अहिंसा क्यों की उसने, क्योंकि पैसे से न्याय मिल रहा था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने स्तर पर फैसला करने का निर्णय लिया, और अपने स्तर से फैसला करने का निर्णय लिया तो उसमें हमला हो गया, हमले में किसी की जान चली गई, तो ये अहिंसा हो गई। अहिंसा को भी कौन बना रहा है, सरकारें बना रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये लोकतंत्र का धीरे धीरे कमज़ोर होना दिखाई दे रहा है। वैसे मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन ये आप जब बोल रहे हो तो मेरे को बताना पड़ा आपको कि वास्तविक स्थितियाँ अगर ये समय पर नहीं सुधरी तो देश का नुकसान होगा। आपके दृष्टिकोण में देश अभी भी आज़ाद है या गुलाम है? देखो, इसको मैं क्लियर शब्दों में कहूँ तो देश तो वैसे आज़ाद है कागज़ों के अंदर, कागज़ों के अंदर देश आज़ाद है। हम आज़ादी का पर्व भी मनाते हैं। और गुलाम मुझे इसलिए कहना चाहिए क्योंकि पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, कई बार हमारा देश मुस्लिमों का गुलाम रहा, मुग़लों का, फिर अंग्रेज़ों का। अब हम आज़ाद हैं तो अब हम जिनको वोट देकर अपना नेता चुनते हैं 5 साल के लिए सीधे गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि वो कहे वैसा करो, उनको विपरीत बोलो मत, उनको सही कहे और गुस्सा आ जाए तो भी वो अपना नुकसान कर सकते हैं, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्योंकि न्याय महंगा हो गया। आप किसी भी छोटे से काम को भी देख लो, अगर न्याय आपको पैसे से मिलेगा तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचता। फिर आदमी क्या कहता है कि हाँ यहाँ आप कोई नौकरी के लिए चले जाओ, आप फिट बैठ रहे हो और आपके पीछे वाले को ले रहे हैं और आपको नहीं ले रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं उसका पीछे वाला जो आपसे 2% नीचे है हर दिशा में, और उसका सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं होता, आप क्या कहोगे? कोर्ट में जाऊंगा, यही कहेंगे। अब कोर्ट में जाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप क्या करोगे? कमज़ोर हो तो सहन कर लोगे, मजबूत हो तो लड़ोगे। लड़ाई में क्या होगा? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वास्तविक रूप में हम 5 साल जो सरकार को दे रहे हैं, देखो कई सारे अच्छे नेता होते हैं जो जनता के हितों के लिए काम करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों में पागल हो जाते हैं और अपनी जनता को गुलामी की तरह ट्रीट करते हैं। जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये था। आपके हिसाब से जब हम राजनीति में जब चुनाव होते हैं, हमें कैसे एक राजनेता को चुनना चाहिए? देखो, राजनेता को जब चुनते हैं, किसी भी व्यक्ति को ये तो पहले पता नहीं होता कि ये जीतने के बाद क्या करेगा, पर हम क्या होता है हमारे यहाँ राजनीति और चुनावों के अंदर हमारे ब्रेन वॉश होते हैं। माइंड मुद्दों को लाकर ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि हम स्थिर हो जाते हैं। हम व्यक्ति को देखते ही नहीं कि व्यक्ति सही कौन है, गलत कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। हम फिर उसमें चले जाते हैं ये हमारे बिरादरी का है,
कोई कहेगा, राजपूत कहेगा ये हमारा राजपूत है इसलिए हमको इसको वोट देना चाहिए, चाहे वो बोले कुछ भी करता हो, काम करने में सक्षम नहीं है। कोई ये कहेगा कि ये हमारे ब्राह्मण समाज का इसलिए हमको इनको देना चाहिए, कोई कहेगा हमारे SC ST वर्ग का इसलिए हमको इसको देना चाहिए। हम ये देखना भूल गए हैं कि वास्तव में सही आदमी कौन है। और सही आदमी, हम भी आजकल पैसों वाले को वोट देते हैं, पैसों, क्योंकि ये समस्या सबसे बड़ी खड़े यहाँ हो जाती है, क्योंकि हम भी तो उनको शासन पैसों के बल पे दे रहे हैं। जब उसको शासन दे रहे हैं तो हम पैसों के बिना नहीं दे रहे हैं। हम भी कहते हैं कि हमारे लिए वो गाड़ियाँ लाए, हम प्रचार में घूमे, सब कुछ इतना करते हैं। अब वो जब पैसा खर्च करेगा तो डबल वसूल अपने से ही करेगा, और अपने से करेगा तो न्याय महंगा होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यानी आज के समय में हमें कोई कानूनी काम करवाना है तो ये या फिर हमारे पास में पैसे होने चाहिए, ये हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, ये बात तो निश्चित है कि आपका एक आध काम पकड़ से हो सकता है। पकड़ कैसा हो, या तो आप संगठन में लगे हुए हो, या पर्दे के पीछे राजनीति करने वाला व्यक्ति आपका खास बना हुआ हो। आजकल पर्दे के आगे जो काम कर रहे हैं उनका भी काम नहीं हो रहा है, काम उन्हीं का हो रहा है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। तो आप एक बार में तो ऐसा काम करवा सकते हो, 2 बार करवा सकते हो, बारंबार नहीं करवा सकते। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल पैसों को महत्व ज़्यादा दे रहे हैं, भले प्रशासन हो चाहे नेता हो, जो इस देश के लिए घातक है। देश के लिए नहीं, इस लोकतंत्र के लिए भी घातक है। जब देश की कोई जब बड़ी बड़ी योजना होती है तो अक्सर देखा गया है कि सरकारें एक मुहिम चलाती है उसे लागू करने के बाद लोगों को बीच में उसे जन जन तक पहुंचाने की। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अंतिम तबके के लोग को पता भी नहीं होता कि राष्ट्रीय स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो, राज्य छोटी योजनाएं राज्य स्तर से बनती है, बड़ी योजनाएं राष्ट्रीय स्तर से बनती है। वैसे इस बात के अंदर अभी पहले से अभी ज़्यादा फर्क आया है, और अच्छा पॉजिटिव फर्क आया है। पहले क्या होता था, अज्ञानता थी और सुविधाएं ऐसी नहीं थी। पहले फिजिकली पैसे बांटे जाते थे किसी भी चीज़ के, तो फिजिकली फिर खर्च हो जाते थे, और उसमें फिर सरकारी कर्मचारी बीच में पैसे ज़्यादा ले लेते थे। जैसे छोटे स्तर के जिनके मूल रूप से जो जनता के बीच में रहकर कर्मचारी काम करते हैं उनके विषय में। लेकिन अब ये ट्रांसपेरेंसी क्लियर इसलिए होगी क्योंकि अभी किसी ने अगर 1 पैसे का भी काम किया है और उसका अगर उसको मानदेय देना है तो सरकार सीधा उसके खाते में डालती है, तो वो एक भ्रष्टाचार बंद हो गया। लेकिन समस्या कहाँ खड़ी हो रही है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि योजना जैसे मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बनी, ये भी एक योजना के तहत बना। इसका योजना बनी, फिर बजट बना, फिर अपने लिए यहाँ कॉलेज खोली गई। तो ये इसलिए खोली गई कि डॉक्टर्स की जो मारामारी है पूरे देश के अंदर वो कैसे ख़त्म हो। जहाँ जाए वहाँ ये डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर नहीं, आज कान वाला नहीं, आज आँख वाला नहीं, आज फिजिशियन नहीं, आज हड्डी वाला नहीं। तो इस बात को सरकार के पास कई सारी कंप्लेंट्स आती है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो मेडिकल कॉलेज के हर साल 200 डॉक्टर निकलेंगे, तो गली गली में डॉक्टर हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य के अंदर सुधार आएगा। आप समझ गए जी। उसके लिए एक योजना बनाई गई। तो योजना कैसी बन गई, ये बड़े बजट होते हैं, 200 करोड़ के बजट होते हैं, 300 करोड़ के बजट होते हैं। अब ये बजट देने के लिए टेंडर लेना पड़ता है। टेंडर 8-10 लोग भरते हैं, मिलता उसी को है जो किसी नेता के खास होगा। अब नेता का खास होगा तो उसको परसेंटेज देने पड़ेंगे। अगर आप उसको 2% या 10% भी दे दें तो 100 करोड़ का 10% कितना होगा, 10 करोड़। और 10 करोड़ अगर वो नेता को देगा या अपने काम को पाने के लिए देगा तो 10 करोड़ का काम तो उसके अंदर कम करेगा। 10 करोड़ वो कर 10 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा, फिर उसको 80 करोड़ में काम करना है। जो काम 100 करोड़ में करना था वो अगर 80 करोड़ में करेगा तो फिर वो कैसा काम करेगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, निम्न स्तर की होगी। तो इस तरीके से योजनाओं को जनता तक जाने नहीं दिया जाता और भ्रष्टाचार फैलाया जाता है। और कई योजनाएं ऐसी होती है जो डायरेक्ट ये तो जैसे थी कि एक सार्वजनिक तौर पे हैं, कई योजनाएं ऐसी होती है जो डायरेक्ट पीएम कार्यालय से निकलती है और सीधे जनता की जेब में जाने वाली होती है। वैसे मैंने आपको इसमें स्पष्ट तो कर दिया है कि उनको जानकारी
ऐसे पैसे डायरेक्ट उनके खाते में जाते हैं, तो इसमें घपला होने की संभावना नहीं है, अब पहले थी। लेकिन आपका कहना सही है कि कई बार ऐसी होती है कि लोगों को जानकारी नहीं होती। जानकारी का मतलब ये हो गया कि जैसे सोलर लाइट लगाते हैं, तो सोलर लाइट का एक पहले ये उसका मैप तैयार होता है कि इसका ये कहाँ लगनी चाहिए, कितने, या तो कितने लोग हो वहाँ लगनी चाहिए, या फिर कितनी गली में कितनी लगनी चाहिए। तो किसी गली में 4 लगनी चाहिए, उनको जनता को तो पता नहीं, 1 लगती है तो भी बोलते हैं हमारे तो हो गया, फ्री में हो गया। जनता को ये लगता है कि हमारे 1 लग गई, ये भी फ्री में लगी, वो उससे खुश होती है। लेकिन जनता ये कभी जानने की कोशिश नहीं करती कि हमारे 4 लगनी थी, हमारे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, 4 भेजी थी, इन्होंने 3 कम लगाई, उसके लिए प्रोटेस्ट कभी नहीं करते हम। तो जनता अज्ञानता के कारण ये ठेकेदार बीच में बिचौलियापन करके अपनी जेब भरने का काम करते हैं। जब हमारा रिजल्ट आया तब हमने देखा कि बहुत बार बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के, लेकिन कितने हद तक ये सही है कि हाँ इलेक्शन के अंदर ये घोटाला हो सकता है या नहीं हो सकता? आपका कहने का मतलब इलेक्शन में ये जो मशीन के आरोप लगते हैं, ये ईवीएम मशीन, ये तो अभी ईवीएम मशीन का ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि आजकल क्या होता है, चुनाव जब करवाते हैं तो वोट देने के साथ साथ पर्ची भी निकलती है, लेकिन ये एक एडिटेटेड होते हैं। जैसे कोई जीत जाता है, हारने वाले के लिए फिर कई तो ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रही, हमारी कमी रही, इसलिए हमारे अपने ऊपर लेके वो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए वापस खड़े हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो जवाब ठीक से नहीं दे पाते। हार जीत देखो, आप राजनीति में लड़ रहे हो तो हार या जीत दोनों में से एक होगी। आपकी जितनी संभावना जीतने की है तो उतनी हारने की भी हो सकती है। और हारने के बाद फिर अपने लोगों ने मेहनत की है तो उनको कैसे अपने को लेके चलना है, वो भी उनके ऊपर विवेक पे निर्भर करता है। तो कोई अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाए रखने के लिए ये भी कह देते हैं कि देखो हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, कुछ कमी हमारी रही होगी, आप कार्यकर्ताओं की मजबूती रही, ऐसा करके वो उनको संबोधित करते हैं और कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाने का काम करते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो ईगो बेस्ड होते हैं। वो ईगो के कारण अपने कार्यकर्ताओं के सामने इस बात को रखना उचित नहीं समझते हैं कि भाई हम हार गए तो इसमें कहीं कमी होगी तो हम समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो वो फिर क्या करते हैं, सीधा प्रत्यारोपण कर देते हैं और आरोप लगा कर कह देते हैं कि या तो इन्होंने ये गलती की, इन्होंने ये गलती की, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ईवीएम लगाया। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा ईवीएम वाला इशू होता होगा। हम कई बार देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी होती है वो भी जातिवाद ज़्यादा लाती है, यानी कि जो जिस जगह पे जितने लोग हैं उसके हिसाब से ये टिकट देती है। और ये आरोप सही है या गलत है? देखो, जाति का मैंने जैसे अभी कहा आपको कि लोग जाति के पीछे वोट देते हैं, सही आदमी के पीछे वोट नहीं देते हैं। और जाति के पीछे देते हैं और जाति के हिसाब से किसी को टिकट दिया जाता है, वहाँ बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। देखो, कई बार किसी जाति का व्यक्ति अच्छा हो तो सबको लेके चलता है, लेकिन आदमी नेता के अंदर भी ये हो जाता है कि मैं तो जीतता हूँ, मेरे समाज के कारण जीतता हूँ। तो वो एक सामाजिक दृष्टिकोण से ज़्यादा काम करते हैं। हमारे समाज के लोग कहाँ हैं तो वहाँ ज़्यादा विकास करवाना, हमारे समाज के अधिकारी कितने तो उनको मेन पोस्ट पर रखना, ये फिर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, गैप बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं और गैप बढ़ता ही है। हमने देखा कि कुछ समय पहले जो दिल्ली पे प्रोटेस्ट हो रहे थे किसान नेताओं द्वारा, तो उसके अंदर जो रियल के किसान थे वो नहीं दिखे और बल्कि जो बड़े बड़े ठेकेदार थे वही दिखे। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मैंने अभी आपको कहा कि जो भी योजनाएं होती है, जैसे किसान कृषि को लेकर भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जैसे अपने को पता नहीं क्योंकि हम किसानी नहीं करते, लेकिन किसानी करते हैं उनको पता है। किसानों को कई सारे ऋण माफ होते हैं, कई सब्सिडी, जैसे इनके यूरिया वगैरह में सब्सिडी मिलती है, तो इसका इनको बड़े लंबे स्तर पर बेनिफिट होता है। तो और दूसरा इसमें ये होता है कि ये जो कमाते हैं इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर स्कीम इसलिए दे किसानों को मजबूत करने, क्योंकि किसान प्रधान देश है हमारा। कई सारी स्कीमें ऐसी होती है, जैसे बाढ़ इनकी तारबंदी के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है तो आधा पैसा हम देंगे। अब जहाँ 1 लाख का काम होना है वहाँ 50,000 गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन एक बार अपने को लगाना होता है। तो उन लोगों को उसमें बेनिफिट ये होता है
कि वो लोग दूसरों की ज़मीनें बताओ, उसके अंदर कहीं न कहीं घपला करके अपना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ठेकेदारों का नुकसान ये होता है, वो जितना ट्रांसपेरेंसी केंद्र से क्लियर करेंगे तो उनका पैसा नहीं बनेगा। तो ठेकेदार इसीलिए रोड पे आते हैं, क्योंकि जनता को तो आम वैसे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जनता के तो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे नहीं। बड़े मुद्दे सिर्फ ठेकेदारों के ही होते हैं। आप कोई भी आंदोलन ले लो, सबसे आगे बैठ के जो राजनीति करता होगा वो बड़ा ठेकेदार ही होगा, या उसके पीछे बड़ा ठेकेदार होगा, या ठेकेदार का रिश्तेदार होगा वो। एक बार का भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो किसान रियल में अनाज उगाता है वो पैसे कम कमाता है, और वही जो ठेकेदार है वो मंडी वाला वो उससे ज़्यादा पैसे बनाता है।